हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कक्षा 7 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि हमारे बचपन में या कभी कोई घटना घटी हो, उसको हम अपने शब्दों में लिखें, बताएं कि क्या घटित हुआ था। उसे संस्मरण बोला जाता है। यह जापानी भाषा में लिखा गया है और इसका बहुत सारी विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जो कि ये हिंदी अनुवाद है, हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है। चलिए, तब मैं आपको इस पाठ पर लेकर चलती हूँ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। यानी कि उसे कुछ कर दिखाना था। उसके लिए एक ऐसा दिन आने वाला था कि उसे कुछ कर दिखाना है। अब देखिए उसे क्या करना था, आगे चल के देखते हैं। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो-चान के माता-पिता को था, ना ही यासुकी-चान के। यानी कि दोनों के माता-पिता को कुछ पता नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। यानी कि जापान में एक प्रथा चली थी कि सभी बच्चों का अपना-अपना अलग-अलग एक पेड़ हुआ करता था। जैसे सभी के घर होते हैं और हम किसी के घर में ऐसे एंट्री नहीं कर सकते। पहले उससे पूछा जाता है कि क्या मैं आपके यहाँ आ जाऊँ? ऐसे ही बच्चे एक दूसरे के पेड़ पर जाने के लिए उनसे बड़ी शिष्टता से पूछते थे कि क्या मैं आपके पेड़ पर आ जाऊँ? तो वो उसको बुलाते थे। तोमोए में हरेक बच्चा बाग के एक-एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन-बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यानी कि अगर उस पर जल्दी जल्दी चढ़ते तो वो फिसल सकते थे, लेकिन अगर आराम से ध्यान से चढ़ा जाए तो उस पर एक शाखा थी, उस पर आराम से पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। यानी कि वो जो डाली थी, जो शाखा थी, वो बहुत ही आरामदायक थी। और जो जिसका ये पेड़ था तोत्तो-चान का, वो हमेशा जब भी उसे टाइम मिलता या तो स्कूल के बाद या स्कूल की छुट्टी में दोपहर जो लंच टाइम होता था उसमें वो उस पर चढ़ी मिलती थी। वहां से वह आमने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। यानी कि उसको वहां से दूर दूर तक दिखाई देता था। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर सबके पेड़ अलग अलग और सबसे पूछा जाता था कि क्या मैं आ जाऊं या मैं आपके पेड़ पर चढ़ चढ़ जाऊं, ऐसे पूछा जाता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यानी कि उसके पोलियो की वजह से पैर खराब थे, तो इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ पाता था किसी भी पेड़ पर। तो इसलिए उसका कोई पेड़ नहीं था, अपना कोई निजी संपत्ति वाला पेड़ नहीं था जिस पर वो कहे कि ये आप मेरे पेड़ पर चढ़ो या मैं ये मेरा अपना पेड़ है। अतः तो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। क्योंकि उसके पोलियो से पैर खराब थे, तो उन सबको पता था कि ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, चोट भी लग सकती है इसको पेड़ पर चढ़ने से। तो इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। घर से निकलते समय तो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आँखों में नहीं झाँका। यानी कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो अपनी माँ से आँखों से आँखें नहीं मिला सकता। इसलिए वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे-पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया।
मैं याशोकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। याशोकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सोना पड़ा था, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां थी तो इसलिए सब जगह सोना पड़ा हुआ था, बस वो दोनों ही वहां पर थे। याशोकी-चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यानी कि अशोक-चान जो थे थोड़ा उससे 1 साल बड़ा था, लेकिन उसको अपने से काफ़ी उसका डील-डोल शरीर थोड़ा कद-काठी ऊँची होगी तो इसकी वजह से वो उसको बड़ा लग रहा था। जैसे ही अशोक-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो-चान उत्तेजित थी। वो दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। यानी कि उन दोनों को बहुत खुशी थी, बहुत उत्तेजित थे वो लोग, उत्साहित थे कि आज वो कुछ नया करने वाले हैं। यानी कि उसको चढ़ना सिखाने वाले हैं, या उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने जो न्योता दिया हुआ था कि आज ये कुछ नया करेगा, इसके मतलब बहुत खुशी थी उन्हें। तो चान याशुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। यानी कि उसने रात को ही प्लान बना रखा था कि उसे क्या करना है। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह जिस शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी कि उसने शाखा के साथ सीढ़ी को लगाया ठीक से, जैसे कि इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सीढ़ी लगाई है और वो उसको कह रही है कि अब ये ठीक लगी है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। यानी कि इससे पहली सीढ़ी पर भी वो उसको सिर्फ किसी का सहारा चाहिए था, वो नहीं चढ़ पाया। इस पर तो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धके आने लगी, उसको थोड़ा सहारा देने लगी। पर तो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी कि वो चढ़ नहीं पाया था, वो निराश हो गया। जोटोजन ने उसको काफी मदद की, सहारा दिया, लेकिन वो बहुत नाजुक सी छोटी सी थी तो वो ज्यादा उसको ऊपर तक नहीं चढ़ा पाई। वो एकदम सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जोटोचान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। यानी कितना आसान नहीं था उसे चढ़ाना जितना वो सोच रही थी कि आराम से सीढ़ी लगाएगी और वो चढ़ जाएगा। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यानी कि वो उसे खुश करना चाहती थी, उसे खुश देखना चाहती थी। वो उदास हो गया था तो इसलिए उसे खुश करने के लिए वो उसके सामने तरह तरह के चेहरे बनाकर उसे खुश करना चाहती थी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट वाली सीढ़ी, जिसमें कि आराम से आदमी बिना पकड़े चढ़ सकता है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिशिखा शाखा तक पहुंच रही थी। यानी कि जो उसका ऊपर का हिस्सा था वो दिशाखा तक पूरा पहुंच रहा था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, मतलब कि ये सीढ़ी हिलेगी नहीं और इधर उधर डोलेगी नहीं, तुम आराम से इस पर चढ़ सकते हो। जाशु चांद ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ
पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा, यानी उसने निश्चय कर लिया था कि मैं अब ऊपर चढ़कर ही रहूंगा, मेहनत करूंगा ताकि कि मैं ऊपर चढ़ पा सकूं। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुके चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। यानी कि दोनों इतने बिजी थे, उतना मतलब मेहनत कर रहे थे, उतना संघर्ष कर रहे थे ऊपर चढ़ाने में, उसे एक चढ़ने में और एक दूसरा उसको सहारा देकर चढ़ाने में, कि उन्हें टाइम का भी पता नहीं चला। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुके-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था कि कैसे भी करके ये ऊपर पहुंच जाए। तो नीचे से उसका एक-एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुके-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया, यानी कि दोनों की मेहनत रंग लाई और वो ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दी शाखा पर पहुंच गया, यानी कि वो सोच रहा था कि उसे कितनी मेहनत से ऊपर चढ़ना पड़ा, और तो चांद तो एकदम छलांग लगाई और ऊपर पहुंच गई। पर यासुके-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुके-चान सीढ़ी थामे तो-चान की ओर ताकने लगा। तो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुके-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई-नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुके-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुके-चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों पर वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय देखा शाखा पर खड़ी तो-चान द्वारा यासुके-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुके-चान को तो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुके-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे-नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुके-चान को खींचने लगी। वह दोनों इतनी मेहनत कर रहे थे कि उनको बस ये था कि कैसे भी करें और वो द्विशाखा पर पहुंचे। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच-बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने-सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यानी अब दोनों पेड़ पर चढ़ गए, आमने-सामने बैठे हुए थे और वो कह रहे कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुके-चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुके-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुके-चान ने खुश होते हुए कहा। यानी कि वो तो हमेशा अपने घर में ही बंद रहता था, इधर उधर नहीं जाता था, तो उसे ऊपर से देख कर से बड़ा अच्छा लगा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे-बैठे इधर-उधर की गप्पे लड़ाते रहे, बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुके-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि वो जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे-बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है, यानी कि वो बता रहा है कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वो उसके वहाँ पर उसे टेलीविज़न दिखाएगी जिसमें कि वो सुमो कुश्ती बैठे घर बैठे-बैठे देख सकता है। उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुके-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे-बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, यानी कि वो घर घर बैठ के मतलब क्या मजा आएगा उसको घर बैठे बैठे देखकर। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, यानी कि एक छोटा सा डिब्बा
और सुमो पहलवान इतने बड़े बड़े, तो उस छोटे से डिब्बे में वो कैसे आएंगे, कैसे वो उनको देख पा सकेगा, क्योंकि उस टाइम पर टीवी के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं थी किसी को भी। उनका आकार तो बड़ा होता है पर बात उसे बड़ी सुभावने लगी, उसे बड़ा लगा कि अरे वाह क्या बात है। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यशोकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। याशोकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। इसमें ज्यादा सारे शब्द जो भी हैं, नाम हैं, वो सारे जापानी भाषा से लिए गए हैं। तो इसलिए अगर आज आप एक दो बार इस पाठ का पढ़ेंगे तो वो समझ आ जाएगा। इसमें शिक्षा यही दी गई है कि हम मेहनत, लगन और हिम्मत रखें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जितनी हम हिम्मत और मेहनत दिखाएंगे हमारा काम आसान होता चला जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।